हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। किसी भी डेवलपमेंट इकॉनमी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसके बैरूनी कर्ज़े। ज़ाहिर सी बात है कि मुल्क की इकॉनमी चलाने के लिए इन बैरूनी कर्ज़ों को लिया जाता है और हर साल सूद की मद में कुछ ना कुछ रकम अदा करना होती है। पाकिस्तान के भी बैरूनी कर्ज़े 2020 तक 112 अरब डॉलर बढ़ चुके हैं, यानी कि तकरीबन हर पाकिस्तानी 1,53,000 रुपये का मकरूज़ है। ये कर्ज़ कैसे अदा होगा, ये सवाल आते ही आपके जहन के अंदर एक और सवाल आता होगा कि क्यों पाकिस्तानी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट नोट छाप कर अपने कर्ज़ तमाम अदा एक साथ ही क्यों नहीं कर देती। क्योंकि अगर देखा जाए तो हर कंट्री अपने नोट खुद छापता है, तो एक ही दफ़ा में सारे नोट छाप कर अपने सारे कर्ज़े ही ख़त्म कर दिए जाएँ। आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्यों कोई कंट्री नोट छाप कर कर्ज़ अपना अदा क्यों नहीं करता या क्यों अदा नहीं कर सकता। किसी भी मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापकर अपने कर्ज़े अदा करना ये एक टेढ़ी खीर है। सादा अल्फाज में बात की जाए तो महंगाई के खौफ से कोई भी हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा नोट नहीं छापती और उसको इस्तेमाल नहीं करती कर्ज़े अदा करने के लिए। महंगाई का मतलब ये नहीं कि एक या दो चीज़ महंगी हो जाना, बल्कि ये है कि तमाम गुड्स जो अवेलेबल हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी जो औसत कीमत है वो बढ़ जाना, उसे महंगाई कहते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन पे को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि नोट, जो एक करेंसी नोट है, उसकी वैल्यू किस तरीके से नापी जाती है या किस तरीके से मेजर की जाती है। किसी नोट की वैल्यू किस तरीके से कम या ज़्यादा होती है। पहले तो जान लें कि करेंसी जो नोट है उसकी अपनी वैल्यू ज़ीरो होती है, यानी कुछ भी नहीं है होती वैल्यू, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। बाद में गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जैसे कि नोट के ऊपर लिखा होता है 100 रुपये का नोट, 10,000 रुपये का नोट और 5,000 रुपये का नोट, तो ये गवर्नमेंट की डिसाइड करती है कि किस नोट पे कौन सा प्रिंट होना है और उसकी उस हिसाब से वैल्यू डिफ़ाइन की जाती है। अब जो जिस नोट की जितनी वैल्यू दी जाती है उसी से उतनी चीज़ें ही ख़रीदी जा सकती हैं। इस तरीके से नोट की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। चलें तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप समझे कि आप मार्स पे मौजूद हैं, 1,00,000 रुपये मौजूद है। अब वहाँ पे आप तने तना हैं, तो आपके लिए 1,00,000 रुपये कोई वैल्यू नहीं रखते। 1,00,000 रुपये आपके लिए कोई वैल्यू या कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप वहाँ पे कोई चीज़ इससे ख़रीद या नहीं सकते। और अगर यही बात अगर आप यहाँ पे अगर 1,00,000 रुपये हों आपके पास, तो आप दुनिया के अंदर क्या क्या चीज़ें ख़रीद सकते हैं, ये तो आप बेहतर समझ सकते हैं। तो अगर लोग इसको इसलिए वैल्यू देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू है, लोग अगर इसमें तिजारत करना छोड़ दें तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जस्ट ये एक कागज़ के टुकड़े ही तो हैं। चलें अब अपने असल सवाल की तरफ आते हैं कि करेंसी नोट क्यों नहीं छापती गवर्नमेंट। तो इसको एक और मिसाल से समझते हैं कि अगर आपने कभी इस चीज़ पे गौर किया होगा कि किसी चीज़ की कीमत उसकी सप्लाई और उसकी डिमांड पे पड़ती है। मतलब यानी कि किसी चीज़ की अगर सप्लाई ज़्यादा है तो और डिमांड कम है तो उसकी कीमत या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उसकी वैल्यू या उसकी प्राइस खुद ब खुद ही बढ़ जाएगी। अब एक चीज़ समझे कि अगर जैसे मिसाल दे दिया किसी शख्स की सैलरी 10,000 रुपये थी और ज़्यादा नोट छापने की वजह से उस बंदे के पास 1,00,000 रुपये आना शुरू हो गए, और इस तरीके से और लोगों के पास भी ज़्यादा रकम आना शुरू हो गई, तो वो मार्केट के अंदर जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदना शुरू करेंगे। तो अब क्या होगा कि जो सप्लाई थी वो तो जो मार्केट के अंदर सामान था उसकी तो लिमिटेड थी, लेकिन लोगों के पास जो करेंसीज़ थी, जो नोट थे, वो अनलिमिटेड आना शुरू हो गए। तो उससे क्या होगा, अपने आप जो कीमतें बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। इसकी दो मिसालें हमारे आज के दौर के अंदर मौजूद हैं, वेनेजुएला और ज़िम्बाब्वे। इनकी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापेंगे और अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापे, और उसके नतीजे में उन्हें हाइपर इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे नोट प्रिंटिंग की मशीनें चलती रहीं उसी तरीके से महंगाई में इजाफा होता रहा, और ज़िम्बाब्वे 2008 के अंदर ज़िम्बाब्वे को तारीख़ी हाइपर इन्फ्लेशन का सामना हुआ। ज़िम्बाब्वे को 79.6 बिलियन परसेंटेज के हिसाब से इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा। हालांकि अगर 50% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाए तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अब आप अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि कितना बुरा इन्फ्लेशन ज़िम्बाब्वे ने फेस किया। इस हाइपर इन्फ्लेशन को देख के ज़िम्बाब्वेन गवर्नमेंट बदहवास हो गई और उन्होंने और ज़्यादा मालियत के नोट छापना शुरू कर दिए, बट ये भी बेसूद साबित हुआ, और ज़िम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सख्त इकदाम उठाए और महंगाई करने वाले दुकानदारों को गिरफ़्तार भी किया और उनको जुर्माने भी किए। और इसी हाइपर इन्फ्लेशन के नतीजे में ज़िम्बाब्वे की जो करेंसी थी वो कोलैप्स हो गई, और ज़िम्बाब्वे ने पाउंड्स, डॉलर्स
और यूरोस के अंदर ट्रेड करना शुरू कर दी। फिर जाके उन्हें इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में थोड़ी बहुत मदद मिली। ज़्यादा नोट छापने से पहले ज़िम्बाब्वियन डॉलर 1.5 अमरीकी डॉलर के बराबर था, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन के बाद इसकी वैल्यू इतनी गिर गई कि ज़िम्बाब्वे का 100 ट्रिलियन डॉलर का नोट भी $1 से कम वैल्यू पर आ गया। किसी भी कंट्री को अगर तरक्की करनी है और अपने बैरूनी मुल्क के कर्ज़े कम करने हैं तो उसका एक ही रास्ता है, और अमीर होना है तो उसका एक ही रास्ता है कि वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपनी तिजारत को फ़रोग़ दें, एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट से मुल्क की मईशत में डॉलर इंजेक्ट होता है और उससे एक हेल्दी इकॉनमी डेवलप होने में मदद मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात अब तक समझ में आ गई होगी कि कोई कंट्री क्यों नोट प्रिंट करके अपने कर्ज उतार नहीं सकता। अगर मैं इस पूरी स्टोरी को सम अप करूँ तो ये इसका लुब्बे-लुबाब ये है कि अगर नोट दरख्त पर उगते तो उनकी वैल्यू भी उतनी ही होती जितनी उनके दरख्त पे पत्तों की होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डॉलर क्यों इंटरनेशनल करेंसी है तो यहाँ क्लिक करें।